नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तराखंड में केंद्र सरकार को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने हटाया राष्ट्रपति शासन। 29 अप्रैल को विधानसभा में होगा शक्ति परीक्षण। फैसले के बाद राज्यसभा में निंदा प्रस्ताव लाने का कांग्रेस का नोटिस। सीपीएम ने कहा संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए सबक। कल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी केंद्र सरकार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चुनावी हिंसा में एक की मौत, तीसरे चरण में करीब 80% वोटिंग, 2 मंत्रियों समेत 418 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। महाराष्ट्र में 7 बड़े सिंचाई बांधों में पानी खत्म, गुजरात में करीब 1000 गांव सूखाग्रस्त घोषित। हैदराबाद की हिमायत सागर झील भी सूखने की कगार पर। कॉल ड्रॉप मामले पर टेलीकॉम कंपनियों पर ट्राई की कड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोजाना करोड़ों कमाने वाली कंपनियां नहीं कर रही निवेश, जुर्माना लगाने का किया बचाव। और आइए देखते हैं पहली खबर। केंद्र सरकार को झटका देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य में पहले की स्थिति बहाल कर दी है, यानी हरीश रावत सरकार को बहाल कर दिया है, लेकिन उन्हें 29 अप्रैल को अपना बहुमत साबित करना होगा। केंद्र सरकार कल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती देगी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रद्द होने की खबर आते ही कांग्रेस समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। गुरुवार को हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के केंद्र के फैसले को रद्द कर हरीश रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को फिर बहाल कर दिया, लेकिन हरीश रावत को 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना होगा। We are filing an appeal. The appeal is being prepared. It will be lodged in the Supreme Court tomorrow morning, and we shall be mentioning to the senior most judge, since the Chief Justice is not holding court tomorrow, for listing of the appeal for hearing tomorrow itself. हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय दिशा निर्देशों के खिलाफ था। जिन दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला किया गया उनमें कई कमियां थीं। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे जनता की जीत बताया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, यदि कोई संदेश न्यायपालिका के निर्णय से आपको गया है तो लेट अस बिगिन विद अ न्यू फेज। और जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, हम उसी की दुहाई देते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि यहां से भी संभल जाइए और आगे की तरफ राज्य को अपना काम करने दीजिए। उधर बीजेपी ने कहा है कि हरीश रावत की सरकार अल्पमत में है और 29 अप्रैल को ये साबित हो जाएगा। इसलिए हमें कोई किसी बात का चिंता भी नहीं है। हम 29 तारीख को सिद्ध करेंगे कि वर्तमान हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री थे वो कल भी अल्पमत में थे, आज भी अल्पमत में। 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सिद्ध हो जाएगा। पिछले 3 दिन की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ कई टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि राज्य में शक्ति परीक्षण के एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाना लोकतंत्र की जड़ें काटना है। राज्य में 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके खिलाफ हरीश रावत ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यसभा में निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। सदन में पार्टी नेता आनंद शर्मा ने इसके लिए सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को नोटिस दिया है। वहीं सीपीएम ने इस फैसले को संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए सबक बताया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस बड़ी जीत मान रही है। पार्टी का कहना है कि इस फैसले के बाद केंद्र को विपक्षी राज्यों की सरकार गिराने का लालच छोड़ देना चाहिए। जिन लोगों की बहुत ही लालची आंखों द्वारा कुछ प्रदेशों को देखने की प्रक्रिया चल रही है, इस लालच को वो संविधान के परिधि से बाहर ले लें और याद रखें कि सत्ता में आने का सिर्फ एक तरीका है, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीका, न कि 356 का दुरुपयोग। वाम दलों ने इस फैसले को केंद्र की एनडीए सरकार के लिए शर्मिंदगी वाला बताया है। सीपीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के गैर संवैधानिक कामों को अदालत ने रोक दिया है। जहां जहां उनकी सरकार नहीं है, वो किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाकर वो उन प्रदेशों को कब्जा करे। तो अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक सही फैसला दिया, अब उचित उस पर कदम होनी चाहिए।
जेडीयू ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को मनमाने तरीके से फैसला नहीं करना चाहिए। तो कुछ भी उत्तराखंड में किया गया वो दरअसल संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और जो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने के लिए कानून बना है उसको भी इन लोगों ने निष्प्रभावी बना दिया। वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों का कहना है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार को राय दूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे आदेश की समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को निर्वाचित सरकार के काम में दखल बंद करके लोकतंत्र का सम्मान करने की नसीहत दी है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ कैच न्यूज़ के एडिटर भरत भूषण। हमारा स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा इस फैसले पर और इस फैसले के दरमियान जो बहस हुई और उसमें जो टिप्पणियाँ कोर्ट की ओर से सामने आई हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए। कुछ उत्तराखंड के बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हो, ये तो केंद्रीय नेतृत्व के कारण सब कुछ ऐसा हुआ है। ऐसी खबर भी आज के अखबार में ये हाई कोर्ट के फैसले के पहले ही आई है। यानी कि ये सब मंत्रणा दिल्ली में हुई। जो 9 विधायक कांग्रेस से टूटे उनको किसी ने शह दी और ये कहा कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम आपकी रक्षा करेंगे, अगली सरकार में आपको या तो मंत्री पद मिलेंगे या कुछ और मिलेगा, कम से कम संरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि इसमें प्रजातंत्र नाम की चीज़ कहीं पर है नहीं। एक कॉन्स्पिरेसी रची गई, उसमें हरीश रावत सरकार को गिराया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ उस सरकार की कुछ गलतियाँ नहीं थी या उसमें कमियाँ नहीं थी, लेकिन उसको गिराने का अधिकार या उसको बनाने का अधिकार वोटर के पास है, जनता के पास है, दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के मंत्रियों के पास नहीं है। इस मंत्रणा के मद्देनज़र वो सरकार गिराई गई। जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सदन में हरीश रावत जीत भी सकते हैं क्योंकि 9 लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए थे स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट भी गलती कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी गलती कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि SR बोम्मई केस का हवाला देते हुए कि जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है वो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है, आर्टिकल 356 का भी रिव्यू हो सकता है। ये और भी कई जजमेंट्स हैं, राजस्थान वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एटसेट्रा। तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन को गलत माना और कहा कि गवर्नर ने जो मटेरियल दिया वो इनसफिशिएंट था। कोर्ट ने कहा कि वो हमको नज़र नहीं आया उसमें कि क्यों कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया फेल हो गई थी कि जिसके कारण आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये कही कि जो निरंकुश शक्ति का उपयोग करेगा उसको ऐसे नतीजे देखने ही पड़ेंगे। एब्सोल्यूट पावर कैन स्पॉइल एनीबडीज माइंड। ये एब्सोल्यूट पावर ये राष्ट्रपति जी की क्रिटिसिज्म नहीं है, ये आलोचना है केंद्रीय सरकार की, क्योंकि केंद्रीय सरकार के कहने पे ही, उनके रिकमेंडेशन पे ही राष्ट्रपति जी कदम लेते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हाईकोर्ट कह रहा है कि आपने निरंकुश तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। तो क्या इस फैसले ने अब एक नई बहस को जन्म दिया है, जो कि बीजेपी कह रही है कि क्या वाकई राष्ट्रपति कोई फैसला कर रहे हैं उसके बाद उस पर कोर्ट उसमें समीक्षा करता है और उसकी जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस फैसले के साथ जो केंद्र सरकार, क्योंकि इसे लोग जुड़कर देख रहे हैं अरुणाचल के साथ भी, वो कह रहे हैं कि अगली कड़ी कुछ और राज्य हो सकते थे, एक बड़ा ब्रेक मैं कहूँ कि केंद्र सरकार के उन मंसूबों पर है जो कि लगातार दिख रहे थे। देखिए, 2 चीज़ें। पहली बात, अगर बीजेपी कह रही है कि ये राष्ट्रपति जी का क्रिटिसिज्म है, तो मैं कहूँगा इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म है। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म तो उस मंत्रिमंडल का है जिसने राष्ट्रपति को कहा कि हमारे पास ऐसी खबर आई है, हमारे पास एविडेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है। उनकी रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति जी ने साइन किया ना। शायद नहीं करना चाहिए था, सोचना था, 24 घंटे उसके बारे में सोचते, इतवार के दिन ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो कुछ हद तक राष्ट्रपति जी का भी ये क्रिटिसिज्म है, लेकिन डायरेक्ट क्रिटिसिज्म मोदी सरकार की कैबिनेट का है। ये तो एक बात। दूसरी बात कि क्या इससे ब्रेक लगेगा जो कि बीजेपी अन्य राज्यों में कर रही थी? शायद लगे, शायद ना लगे, क्योंकि अभी तो इतनी एरोगेंस है कि वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर थप्पड़ पड़ गया तो फिर क्या होगा? तब शायद ब्रेक लगेगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि ब्रेक लगेगा, क्योंकि कई सालों से भारत में सरकारें जो है वकील चला रहे हैं।
राजनीति के नहीं चला रहे। राजनीति में थोड़ा समझ होती है। वकील सोचता है कि हर एक चीज़ एक डिबेट का मामला है, यहाँ हार गए तो अगले लेवल पे जाके जीत जाएंगे। तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी गलती होगी अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जाना चाहिए ताकि ये बहस हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और ये कहना कि क्या हाई कोर्ट ने सही किया इसको रिव्यू करके, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आर्टिकल 356 के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। दूसरा, उत्तराखंड में बीजेपी भी कह रही है कि असल जो जीत या हार जो फैसला है 29 तारीख को आएगा, क्योंकि सरकार अल्पमत में है। जिस तरीके का संख्या बल है, जिस तरीके का गणित रहा है, और जो चीज़ें मैं कहूँ कि कुछ पर्दे के पीछे दूसरी तरफ से सामने आई हैं, ऐसे में क्या लगता है कि एक निष्पक्ष, एक साफ सुथरी तस्वीर सामने दिखेगी 29 तारीख को? देखिए, पहली बात यह है कि क्या वो 9 विधायक जो कांग्रेस से चले गए थे गवर्नर के पास बीजेपी वालों के साथ, क्या वो डिस्क्वालीफाई हो गए? कुछ खबरें हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं आज, और हाई कोर्ट ने कहा है कि दे विल हैव टू पे द प्राइस ऑफ कमिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सिन, कि उन्होंने संवैधानिक पाप किया है और उस पाप की सजा है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, क्योंकि तो उन्होंने पहले डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं, और उस डेट को, जिस डेट की बहाली की बात कोर्ट ने कही है, उस डेट में वो डिस्क्वालीफाइड थे। तो अगर डिस्क्वालीफाइड हैं तो 70 का सदन है, उसमें से 9 घटाइए, 61 बचे। कांग्रेस के पास अभी 25 हैं, 27 विधायक इस वक्त कांग्रेस के पास अपने 27 अपने हैं, तो फिर 5 उनके पास अन्य दलों के हैं, तो मेजॉरिटी उनके पास है। उस वैसे स्पीकर को वोट देने की नौबत नहीं आएगी, अगर आ गई तो एक और बढ़ जाएगा। एक बीजेपी के विधायक हैं जो विद्रोही हैं, वो कांग्रेस की तरफ वोट दे सकते हैं। तो अगर वो 9 विधायक डिस्क्वालीफाई सचमुच में हो चुके हैं, तो हरीश रावत को 29 अप्रैल को विश्वास मत जीतने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इस फैसले के साथ राष्ट्रीय राजनीति में, जब कांग्रेस ने आज नोटिस भी दे दिया है राज्यसभा में, किस तरीके से आप देखते हैं जो विपक्षी तमाम गोलबंदी एक बार फिर से होगी, और एक बार फिर से केंद्र सरकार को जो आने वाला सत्र है, यहाँ पर किस तरीके के हमले झेलने पड़ेंगे? बिल्कुल हमले झेलने पड़ेंगे। ऐसे काम करेंगे तो हमले झेलने ही पड़ेंगे। इलेक्शन तो आने वाला था ना उत्तराखंड में, अगले साल के शुरू में उत्तराखंड में चुनाव है। उस समय आप जीत जाते, रुक जाते 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। किस बात की जल्दी थी सरकार गिराने में? और वो भी कैसे लोगों के लिए? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इन कांग्रेस के विद्रोहियों के नेता कौन है? क्या वो साफ सुथरी छवि के हैं? चाल चरित्र उनका और चलन अच्छा है कि जो बीजेपी करी, आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए? तो इस किस्म का जो अपॉर्चुनिज्म है वो बीजेपी को कहीं पे फायदा नहीं करेगा। अरुणाचल में वो कर चुके थे, उत्तराखंड में किया, लोग कह रहे हैं कि हिमाचल में भी ऐसे कर सकते हैं, और फिर कर्नाटक में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ भी सुगबुगाहट है कि यहाँ भी होना चाहिए। तो ये कहाँ का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? वो हरीश रावत बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म है, जहाँ आप जीत के तो आ नहीं सकते, लेकिन कानूनी दांव पेच वकीलों की सलाह के हिसाब से आप कुछ प्रलोभन दे करके, नए रास्ते तलाश करके, प्रजातंत्र को खत्म करके वहाँ पे अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा भारतीय जनतंत्र में, तो किस चीज़ का होगा? बहुत बहुत शुक्रिया भरत हुसैन साहब इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे दौर का मतदान पूरा हो गया। तीसरे दौर में 62 सीटों के लिए करीब 80% वोटिंग हुई है। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा की घटना में एक CPM कार्यकर्ता की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। चौरंगी, मुर्शिदाबाद और नादिया में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। वहीं बर्धमान और उत्तर कोलकाता में भी अच्छी खासी तादाद में लोग वोट डालने के लिए जुटे। यंग जनरेशन बहुत सेटिस्फाइड है कि नया कुछ होगा,
मैंने उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। वोट डाल के हम सेटिस्फाइड है, मेरा कुछ ये नहीं है, सिस्टम एकदम ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छा वोट चल रहा है। वोट से पहले सब कुछ अच्छा से बात करता है, जब वोट निकल जाता है तो कुछ नहीं होता है फिर। इसके साथ ही तीसरे दौर में 418 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें 34 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि कुछ इलाकों में राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने खास सावधानी बरती। At 5 p.m., the figure reported to us by the CO is 79.22% voter turnout. I repeat, 79.22% voter turnout. इस दौर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस के 26 और सीपीएम के 38 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस में मंत्री शशि पांजा और साधन पांडे, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा, 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे मोहम्मद सोहराब शामिल हैं। राज्य की 294 सीटों के लिए 6 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान प्रक्रिया 5 मई तक चलेगी। मतगणना 19 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात सूखे और जल संकट की। महाराष्ट्र में सूखे की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सूखा पीड़ित महाराष्ट्र के 11 बड़े सिंचाई बांधों में से 7 का पानी खत्म हो चुका है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक मराठवाड़ा में 814 बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं में महज 3% पानी बचा है। जिन 7 बांधों में जल भंडार खत्म हुआ है उनमें चाकावाड़ी, पूर्ण सिद्धेश्वर, मजलगांव, मांजरा, निचले तेरना, मन्नार और सिनाकोले गाँव हैं। ये बांध राज्य के औरंगाबाद, परभनी, बीड़, नांदेड़ और उस्मानाबाद जिलों में हैं। वहीं पूर्णा यलदारी बांध में 2, ऊपरी पेनगंगा में 10, विष्णुपुरी में 7 और निचले दुधना में 18% पानी ही बचा है। राज्य में सूखे के संकट से निपटने के लिए 4356 पानी के टैंकर भेजे गए हैं। वहीं लातूर में ट्रेन से अब तक 70 लाख लीटर पानी पहुंचाया जा चुका है। उधर गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र और कच्छ इलाके के 468 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। साथ ही राज्य में पानी की कमी वाले गांवों की संख्या बढ़कर 1000 पार कर गई है। देश भर में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद में हिमायत सागर झील में पानी के गिरते स्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर की प्यास बुझाने वाली ये झील अब खुद प्यासी नजर आ रही है। हैदराबाद की प्यास बुझाने वाली हिमायत सागर झील सूखने के कगार पर है। झील में पानी कम होने से लोगों के चेहरे मुरझाने लगे हैं। 2006 में भरकर पानी था जब सिटी पूरा सप्लाई हुआ था। अब आजकल क्या होगा, बारिश का दिनों में भी बारिश नहीं हुआ, पानी नहीं है और यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत कम हो गया। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए झील का पानी अब लोगों की प्यास बुझाने के लिए नाकाफी है। प्रशासन के इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। 15 से 30 दिन का पानी बचा, बस उससे ज्यादा पानी नहीं है यहाँ पे। और ये तालाब यहाँ रहने के बावजूद भी हमारे विलेज को पानी नहीं मिल रहा। हिमायत सागर झील में घटते पानी से पशु पक्षी भी बेहाल हैं। वो भी अब दूसरे आश्रय की तलाश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सेना के मुताबिक लौलाब के पुशाही इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू की और सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तलाशी अभियान जारी है और मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हमें कल रात को इतला मिली थी कि यहाँ पर मिलिटेंटों की प्रेजेंस है पुतशाही गांव में, तो हमने शाम को फिर कॉर्डन किया था इस गांव को, रात भर कॉर्डन रखा। तो सुबह जब थोड़ी सी लाइट निकली तो उसमें मिलिटेंट बाहर आए तो उनके साथ कांटेक्ट हुआ। उनने फायरिंग हम पर की तो उसमें रिटेलिएशन हमने किया, जिसके नतीजे में 3 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की सलाह दी है। उन्होंने अधिकारियों को टीम भावना से काम करने की नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री दिल्ली में सिविल सर्विसेज डे पर राज्यों से आए आईएएस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विसेज डे पर राज्यों को सहकारी संघवाद की जगह प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों को इस दिशा में पहल करनी होगी। इसमें एक बात मैं कहता हूं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन साथ साथ मैं कहता हूं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो, अच्छाई की स्पर्धा हो, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस की स्पर्धा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को लोगों के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए ताकि बेहतर नतीजे मिल सकें। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आईएएस अधिकारियों को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित भी किया। ये अधिकारी 4 केंद्रीय योजनाओं से जुड़े हैं। सिविल सेवा यानी आईएएस को देश के प्रशासन की रीढ़ माना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके साथ 2 स्तरों पर काम कर रहे हैं। एक तो इनका उत्साहवर्धन करके और दूसरा इनको टारगेट देकर। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। टेलीकॉम कंपनियां एक दिन में 250 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन कॉल ड्रॉप रोकने के लिए निवेश करने से बचती हैं। ट्राई की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4-5 कंपनियों का गठजोड़ है, इनके ग्राहकों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन नेटवर्क में सुधार के लिए ये निवेश नहीं कर रही। ट्राई ने अपील की है कि अगर कंपनियां नेटवर्क नहीं सुधार सकती तो उन्हें और ग्राहक बनाने बंद कर देने चाहिए। रोहतगी ने कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने का भी बचाव किया और कहा कि महज 280 करोड़ रुपए है। ट्राई ने कहा है कि कंपनियां हर कॉल ड्रॉप के लिए 1 रुपये ग्राहकों को देने का आदेश दिया था और ये हर 3 कॉल तक मान होगा। इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, जिसे कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और अब आखिर में कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप में। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट पर होने वाला विधानसभा उपचुनाव टाल दिया गया है। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर ये मांग की कि पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन से सीट खाली हुई है। मलयालम अभिनेता और बीजेपी के स्टार प्रचारक सुरेश गोपी को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। उन्हें कला की श्रेणी की सीट पर नॉमिनेट किया गया है। सुरेश गोपी ने केरल विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। विजय माल्या ने अपने पासपोर्ट निलंबन को जल्दबाजी का फैसला बताया है। सुप्रीम कोर्ट को अपने जवाब में माल्या ने मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया। राजस्थान हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के आईपीएल मैच जयपुर में कराने पर राज्य सरकार और बीसीसीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि खुद सूखे से जूझ रहे राजस्थान में आईपीएल के मैच कैसे कराए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कुछ हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट दीपा कर्माकर को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। खेल मंत्रालय ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को इस स्कीम के तहत सहायता राशि देता है। टेरी ने गुरुवार को पर्यावरण वैज्ञानिक आर.के. पचौरी से सभी तरह से संबंध खत्म करने का ऐलान किया। पचौरी पर पिछले साल फरवरी में उनकी महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अभिनेता दिलीप कुमार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डॉक्टरों के मुताबिक दिलीप कुमार की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। दिलीप को तेज बुखार और छाती में इन्फेक्शन के बाद 15 अप्रैल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने गृहयुद्ध से जूझ रहे सीरिया के शहरों में लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें तत्काल चिकित्सा की जरूरत है। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में ऐसे 40 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ गुरुवार को 90 साल की हो गई। इस मौके पर ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में एलिजाबेथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। 21 अप्रैल 1926 को जन्मी एलिजाबेथ 1952 से ब्रिटेन की महारानी है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।